गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये आप सबका कर्तव्य है, ये आप सबका दायित्व है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप अच्छी आदतें अपने अंदर भी डालें, अपने परिवार में सब लोगों को अच्छी आदतें सिखाएं। कौन सी अच्छी आदतें? सबसे अच्छी आदत क्या है? पौधे लगाना। तुलसी का पौधा लगाइए, गिलोय का पौधा लगाइए। ये तो आप अपने घर पर ही लगा सकते हैं। नीम का पेड़ बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, आपके घर में उतनी जगह नहीं होगी, लेकिन कहीं और जगह ढूंढ लें, किसी और के घर में जगह हो, वहां जाकर के नीम के पेड़ लगाएं। आपके कॉलेज, आपके स्कूल के ग्राउंड में कहीं जगह हो तो वहां पर नीम का पेड़ लगाएं। और सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं है, जब वो पेड़ हरे भरे हो जाएं, वो पेड़ प्रकृति की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। किस रूप में गिफ्ट? ये भगवान की तरफ से दिया हुआ आपके लिए गिफ्ट है। क्या गिफ्ट? कि आप नीम के पेड़ से कुछ पत्तियां रोज अपने इस्तेमाल में करें। रोज 2-3 पत्तियां खाएं, गिलोय की 1 पत्ती खाएं, तुलसी की 3-4 पत्ती रोज खाएं। ये रोज इस्तेमाल करेंगे आप, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कोई बीमारी छू ही नहीं पाएगी आप। और दूसरी बात, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। ये बातें आपको न स्कूल बताएगी न कॉलेज बताएगी कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इनको बचाना है। आप इनका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इच्छा होगी इनको बचाने की, आपके देखा देखी दूसरे लोग भी इनको अपनाएंगे। देखिए, आज से 200 साल पहले, 500 साल पहले ये अंग्रेजी इलाज नहीं हुआ करता था। ये जो आज दुनिया भर की हम दवाइयों का नाम सुन रहे हैं, ये दवाइयां नहीं थी, लेकिन उस समय भी भारत में इलाज होता था और आज से भी बेहतर इलाज होता था। उनकी बारीकियों को समझे, उनकी बारीकियों के बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में आज कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि इतिहास लिखने वाले लोग सारे अंग्रेज थे या उनके फॉलोवर्स थे। 500 साल पहले भारत में बहुत अच्छी इलाज की व्यवस्था थी। इसके बारे में कोई भी इतिहासकार नहीं लिखेगा, न किसी ने लिखा है। इसका कारण आप समझ सकते हैं, मैं क्या बताऊं। लेकिन आप इस बात को समझिए कि जब उस समय इतना बेहतरीन इलाज था तो उसका कारण क्या था, उसका आधार क्या था? उसी आधार को अपनाइए। आज सब तरफ लोग कह रहे हैं मास्क लगाइए, मास्क लगाइए। आप मास्क लगाएं, बिल्कुल लगाएं, लेकिन एक बात सोचिए, जब आप मास्क लगाएंगे आपका ऑक्सीजन इनटेक, जो ऑक्सीजन आप शरीर में ले रहे हैं, हवा जो प्राणवायु ले रहे हैं, वो कम हो रही है। वो जितनी कम होगी उतना ही आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर कम होगी। तो साथ में आप भारतीय दर्शन को अपनाएं, प्राणायाम करें ताकि ऑक्सीजन का इनटेक बढ़े, रोज योगा करें ताकि ऑक्सीजन का शरीर के अंदर इनटेक बढ़े, रोज वॉकिंग करें ताकि आपके शरीर से पसीना बहे। तो ये स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा तभी आपकी तरक्की हो पाएगी। और हम चाहते हैं आप खूब तरक्की करें। आपकी तरक्की इस बात पर निर्भर है कि आप सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को सबसे टॉप प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं देते। आपकी तरक्की का सबसे बड़ा आधार है आपका स्वास्थ्य। देखिए, आप लोग बहुत आगे पढ़ करके आपको बहुत आगे जाना है, बहुत तरक्की करना है। इस पढ़ाई में और आगे के सभी कामों में सफलता तब मिलेगी जब आपकी माइंड पावर आउटस्टैंडिंग होगी, आपकी हेल्थ आउटस्टैंडिंग होगी। अगर आप अपने माइंड पावर को डबल कर सकते हैं, जितनी अभी आप कैपेसिटी पर आपके माइंड का इस्तेमाल करते हैं, उसको अगर आप बढ़ा सकें तो उस पर क्यों नहीं ध्यान देते आप? मैं आपसे कहूं,
आपके पास एक लैपटॉप है जो लेटेस्ट लैपटॉप है, और आपके पास एक लैपटॉप है जिस पे बहुत पुराना सिस्टम है, बहुत कम मेमोरी है, 1 जीबी का ही रैम है, तो आप क्या करेंगे? आप नया वाले लैपटॉप पे काम करेंगे, पुराने वाले लैपटॉप पे काम करेंगे? नए वाले। नहीं वाले सर। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी अच्छी है, उसके अंदर प्रोसेसिंग कैपेसिटी अच्छी है, मेमोरी उसकी अच्छी है, राइट? तो जब आप कंप्यूटर को लेकर के इतने सजग हैं, लैपटॉप को लेकर के इतने सजग हैं, तो अपनी इस माइंड पावर के लिए क्यों नहीं? क्योंकि जो भी एग्जामिनेशन में जो भी लिखेंगे वो इसी माइंड में आपके रिकॉर्डेड होगा, उसी पर होगा। और ये आप जानते हैं, आपने पहली परीक्षाएं दी हैं, जिस दिन आपको बुखार था उस दिन आप एग्ज़ाम अच्छा नहीं दे पाए, जिस दिन आप थके हुए थे अच्छा एग्ज़ाम नहीं दे पाए, जिस दिन आपको आलस्य था, रात में नींद पूरी नहीं हुई, उस दिन आप अच्छा एग्ज़ाम नहीं दे पाए। जिस दिन आपका माइंड फ्रेश था, जिस दिन आप अपने पर पूरी जोश में थे, उस दिन आपने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया। यानी एक बात साफ है, ये आपका माइंड अगर अपनी फुल कैपेसिटी पर काम करता है तो आपको 100 में से 100 नंबर पक्के मिल सकते हैं। और ये अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा, थका हुआ है, बीमार है, खस्ता हाल में, बुखार है, शरीर बदन दर्द कर रहा है, तो आप पास होने की हालत में भी नहीं होते। भगवान से दुआ करते हो किसी तरह बेड़ा पार हो जाए, किसी तरह मैं पास हो जाऊं। मतलब क्या? ये माइंड अपनी कैपेसिटी के अनुसार आपको रिजल्ट देता है। यानी इस माइंड की पावर, इसकी कैपेसिटी, इसकी कैपेबिलिटी को आप बढ़ाएं, इसको अपनी फुल कैपेसिटी पर रखें, तो आप आउटस्टैंडिंग रिजल्ट ला सकते हैं। आपको सीए का एग्जाम देना है, आपको आगे बड़े बड़े एग्जाम देना है। मान लो आप में से कोई आईएएस बनना चाहता है, आईएएस का एग्जाम देना चाहते हैं आप। मान लीजिए आप में से कोई एडवोकेट बनना चाहता है या कोई जज बनना चाहता है, आरजेएस का एग्जाम देंगे। मान लीजिए आप में से कोई कोई बहुत बड़े इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लेना चाहता है, आयरन मैन वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया का कंपटीशन होता है, उसमें भाग आप लेना चाहते हैं, मान लीजिए, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? आप अपनी माइंड पावर के ऊपर फोकस करते हैं। तो फिर क्यों नहीं उसके लिए अभी से अपने माइंड पावर के ऊपर फोकस करें? और उसमें क्या लगना है? मैं आपको जो काम कह रहा हूं उस काम में कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, छोटे छोटे काम हैं। छोटे से परिवर्तन से अगर आपकी माइंड पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए मेरे कहे हुए सुझाव आपने अपने जीवन में अपना लिए, मान लीजिए उन सुझावों को अपनाने से आपको नुकसान तो होगा ही नहीं। मान लीजिए आपने वो अपनाए और उसके बाद 6 महीने बाद आपने कोई परीक्षा दी और उस परीक्षा में आपके मार्क्स अभी जितने मार्क्स आ रहे हैं उससे 10% ज्यादा आ गए, तो उसका क्रेडिट किसको देंगे आप? कुछ आपका तो कुछ मेरा भी तो होगा ना क्रेडिट। भाई आपके मार्क्स 10% बढ़ गए तो उस 10% में कुछ आपका क्रेडिट, कुछ मेरा क्रेडिट। मान लीजिए उस, देखिए रिजल्ट 2 दिन में नहीं आता, रिजल्ट में समय लगता है ना, आप भी मानते हैं। भाई आपने एक नीम का पेड़ लगाया, उस नीम के पेड़ से पत्तियां आज तो मिलेगी नहीं आपको। वो नीम का पेड़ बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, विशाल होगा, 10 साल बाद या 5 साल बाद आप उसकी पत्तियां काम में ले पाएंगे। अभी ही आप उसकी पत्तियां काम में लेंगे तो पेड़ ही खत्म हो जाएगा, वो बड़ा ही नहीं हो पाया अभी। यही बात मैं कहना चाहता हूं। मैं आपको जो सुझाव दूंगा उन सुझावों का फायदा आपको अभी नहीं मिलेगा, लंबे समय के बाद। मान लीजिए 2 साल बाद, 3 साल बाद आप आईएएस का एग्जाम देते हैं और तब 15%, 20% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस आती है आपकी। अब 20% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस आई
आईएएस एग्जामिनेशन के अंदर आपने 55% स्कोर कर लिए या 60% मार्क्स स्कोर कर लिए या 64% मार्क्स स्कोर कर लिए, 64 पे तो ऑल इंडिया टॉप कर लोगे यार आप, आईएएस के ऑल इंडिया टॉपर बन जाओगे यार, तो उसकी क्रेडिट थोड़ी बहुत मुझे भी मिलेगी। बोलो हाँ सर बस। तो हाँ उस सर क्रेडिट के लिए ही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो क्या करना है? तो मैंने सबसे पहले तो आपसे कहा अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर काम करें, उसके लिए तुलसी का एक पौधा लगाएं अपने घर, एक अपने घर पर गिलोय की बेल लगाएं। आपके घर में थोड़ी जगह है, छोटे छोटे गमले अगर आप लगा सकते हैं, तुलसी का एक गमला लगा सकते हैं। अगर कुछ और आप कर सकते हैं तो शंखपुष्पी, ब्राह्मी पत्ती, और इनके रोज 4-4 पत्तियां, 5-5, 10-10 पत्तियां शाम को भिगो दें, सुबह चाय की तरह पी। क्या होगा? आपका माइंड पावर स्ट्रांग होगा। होगा क्यों नहीं? बिल्कुल होगा। सर ये वो किसके ये वो नुस्खे हैं, ऐसे सैकड़ों नुस्खे जो भारत के ऋषि मुनियों ने आज से हजारों साल पहले खोजे, हजारों साल पहले खोजे। देखिए, भारतीय दर्शन में और पश्चिम के दर्शन में बड़ा फर्क है। पश्चिम के लोग बड़ी बड़ी वैज्ञानिक खोज करते हैं तो सबसे पहले उसका पेटेंट करा लेते हैं, फिर उसका पेटेंट कराने के बाद उसकी ब्रांडिंग करते हैं, ब्रांड बनाने के बाद उस ब्रांड के तहत उस प्रोडक्ट को बेचते हैं। अब उसकी कॉस्ट आती है 2 रुपए और वो मार्केट में उसको 200 रुपए में बेचते हैं, क्योंकि उसमें सारी कॉस्ट इन्वॉल्व हो गई, ब्रांडिंग, प्रमोशन, पैकेजिंग, पेटेंटिंग वगैरह वगैरह, दुनिया भर की कॉस्ट। इसकी जगह भारतीय ऋषि मुनियों की क्या तकनीक थी? वो ज्ञान को जो व्यक्ति योग्य होता उसको बांट देते थे मुफ्त में, योग्य व्यक्ति, ताकि वो ज्ञान आगे से आगे चलता रहे। और हमारा सौभाग्य है कि आज हजारों वर्षों से वो ज्ञान अभी भी सलामत है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, अभी भी हमारे तक वो ज्ञान पहुंचा हुआ है। उस ज्ञान को पश्चिम के लोग पाने के लिए आतुर हैं। आपके पास में तो ऐसे ही उपलब्ध है, तो उस ज्ञान का भी कुछ फायदा लें। और फायदा तो आपको ही लेना है, आपके अपने ऊपर फायदा है, आपके स्वास्थ्य के लिए ही तो उसके फायदे की बात हो रही है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप जो लेंगे, दवाई लेंगे, खाना लेंगे, भोजन लेंगे, उसका असर आपके शरीर पे पड़ता है, ये आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। इनपुट लीड्स टू आउटपुट, आज तो मैथमेटिक्स भी कहती है, कंप्यूटर साइंस भी कहता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप कचरा खाएंगे, आपका स्वास्थ्य का कचरा होगा ही होगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज मतलब कचरा, आप कचरा खाएंगे, आपके स्वास्थ्य में क्या फर्क पड़ेगा? आउटपुट क्या निकलेगा? कचरा। यानी आपकी हेल्थ एकदम कमजोर हो जाएगी। ये तो आप भी मानते हैं। और जब आप ये मानते हैं, एक बात आप सोचिए, जो चीज आप बाजार से आप लेकर के खा रहे हैं, जिस दवाई की को आप बाजार से लेके खा रहे हैं, उसमें क्या इनपुट है वो आप पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये चीजें इसके अंदर मिली हुई है। उनको आप बड़े विश्वास के साथ आप ले रहे हैं, ये मानते हुए कि उससे आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। मैं आपसे कहता हूं, उसके ऊपर आप इतना विश्वास करते हो, जिन भारतीय ऋषि मुनियों ने आज से हजारों साल पहले, उतने पुराने, जितना पुराना पश्चिम का वैज्ञानिक सोच ही नहीं सकता। आज आप किसी पश्चिम के वैज्ञानिक से पूछोगे कि हिस्ट्री कितनी पुरानी है, तो वो कहेगा 2000 साल,
4000 साल पुरानी, ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा हो सकता है 5000 साल पहले तक मिस्र के पिरामिड वगैरह हुआ करते थे, तो हो सकता है इतना। वो लोग उतना पुराना सोच ही नहीं सकते जितना पहले भारत में ऋषि मुनि हुआ करते थे। उनके अद्भुत ज्ञान, उन्होंने जो तपस्या की। देखिए, पश्चिम की ये सोच है कि आपको कोई भी ज्ञान लेना है, आप ज्ञान सिर्फ आंखों से लेबोरेटरी के द्वारा प्रयोग करके ले सकते हैं। भारतीय ऋषि मुनियों ने कहा कि आपको कोई भी ज्ञान लेना है, आंखें खोलने की जरूरत नहीं है, बाहर देखने की जरूरत नहीं है। आंखें धोखा दे सकती है, आपकी आत्मा कभी धोखा नहीं दे सकती। आप अपने अंदर लौट चलो, अपनी आत्मा के अंदर लौट चलो और उस आत्मिक शक्ति का विकास करो। उसमें अद्भुत शक्ति है। दुनिया का कोई भी ज्ञान आपको उसके अंदर मिल जाएगा। और इसीलिए भारतीय ऋषियों ने ज्ञान का एक ही स्रोत, यानी अपने अंदर झांको और उसमें से ज्ञान निकालो। उसी ज्ञान के जरिए उन्होंने सारी समस्याओं का समाधान निकाला, सारी बीमारियों का हल निकाला, जीवन का लक्ष्य तय किया, सब चीजों का समाधान उन्होंने निकाला। दोनों के रास्ते अलग हैं। भारतीय ऋषि मुनियों का रास्ता एकदम अलग, पश्चिम का रास्ता एकदम अलग। भारतीय ऋषि मुनियों ने ज्ञान का एकमात्र स्रोत अंदर की तरफ, गो इनसाइड, अप्पा दीपो भव, अपने अंदर देखो और अपने अंदर के दीपक को समझो। ज्ञान या कोई भी प्रकाश या कोई भी ज्ञान, सबका स्रोत अपने अंदर ढूंढो। पश्चिम कोई भी ज्ञान आपसे बाहर है, अपने बाहर देखो और बाहर से ही ज्ञान को ढूंढो। दोनों के रास्ते अलग। भारतीय ऋषि मुनियों का जमाना चला गया, वो उनको हम लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, उनके ज्ञान को हमने नजरअंदाज कर दिया, उनके अद्भुत ज्ञान को हम भूल रहे हैं। लेकिन अगर मौका मिलता है आपको और इससे आपको फायदा मिल सकता है, तो उसको अपनाने में क्या हर्ज है। पश्चिम की तो बात ही क्या करें। पश्चिम का एक अलग नजरिया है। उनकी नजर के अंदर जो कुछ भी विकास हुआ है वो पिछले 200-300 सालों में हुआ है। यूरोप में जब से पुनर्जागरण हुआ उसके बाद ही विकास शुरू हुआ और उनकी नज़र के अंदर भारतीय लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, वो लोग बहुत अल्पज्ञानी हैं। ये बात दूसरी भी है कि पश्चिम भारत के अद्भुत ज्ञान, जो पुराना ऋषि मुनियों का ज्ञान है, उसको हासिल भी करना चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं। हालांकि वो उनके लिए समझना बड़ा मुश्किल काम है। खैर, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, अपने उद्देश्यों पर ध्यान देना है। हमारा सबसे पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपको अपनी परीक्षा में अव्वल होना है। आपको अपने जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। आपको अगले 2 साल बाद, अगले 3 साल बाद जो भी आपकी जो भी सबसे टफेस्ट कंपटीशन आप देंगे, सबसे मुश्किल परीक्षाएं जो आप देंगे, उनमें आपको शिखर पर आना है, सबसे शानदार परफॉर्मेंस देना है। ये तो शॉर्ट टर्म गोल है। और लॉन्ग टर्म गोल ये है कि अगर आप बाद में उद्यमी बनना चाहते हैं तो कुछ साल की प्रैक्टिस के बाद आप एंटरप्रेन्योर बने। आप सीईओ बनना चाहते हैं तो कुछ साल के अनुभव के बाद आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लगाएं, बिजनेसमैन बने, स्टार्टअप खोलें। अगर आप किसी कंपनी के अंदर नौकरी करना चाहते हैं तो आप उस कंपनी में अद्भुत सफलता हासिल करें। उस कंपनी के टॉप पोस्ट यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट तक आपका प्रमोशन हो और आप उस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं, उस कंपनी को अद्भुत ऊंचाइयों की तरफ ले जाएं। ये अपने लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। और इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको क्या काम करने हैं? इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन करने हैं। जीवन परिवर्तन का नाम है।
देखिए, आप अपने अंदर परिवर्तन स्वेच्छा से करेंगे तो आप बहुत सफल हो पाएंगे। उन परिवर्तनों के साथ आप अपने मनचाही दुनिया बना पाएंगे, अपनी मनचाही लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। और आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं करेंगे तो जमाना अपने हिसाब से आपको बदल देगा। समझिए ना, जमाना अपने हिसाब से आपको बदल देगा। आपका बदलना तो तय है, आपका बदलना तो तय है। अब ये आपकी मर्जी पे हो या जमाने के थपेड़ों के अनुसार हो, ये एक अलग बात है। जमाने के थपेड़े बड़े खतरनाक हैं। वो आपको कहाँ, कब और कैसे थपेड़े देगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आपने अपने आप को बदलने का जिम्मा उठा लिया, ये तय कर लिया कि मुझे अपने आप को बदलना ही है, आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया, अपना रास्ता तय कर लिया और उस रास्ते पर आप चल निकले, तो इस बात की उम्मीद है कि और लोग भी आपके फॉलोअर बनेंगे, वो भी आपके पीछे चलेंगे और देखते देखते पूरा एक कारवां आपके पीछे चलता हुआ नजर आएगा और आप एक लीडर के रूप में उभर जाएंगे। वही तो लीडर होता है दोस्त, जो सबसे आगे कदम बढ़ाता है। हम जिस अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, वो अब नए जमाने की तरफ चल रही है। नया जमाना आने वाला है जो आप बनाने वाले हैं। वो जमाना जिसमें बहुत बड़े स्केल पर बहुत ज्यादा परिवर्तन होने वाला है। इसलिए 100 सालों में या पिछले 20 सालों में जितने बड़े बदलाव आए हैं, उससे भी 100 गुना ज्यादा बदलाव आने वाले टाइम में आएंगे। अभी कितने बदलाव आ रहे हैं? आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले हमारे देश के अंदर स्टार्टअप नाम का शब्द नहीं था। बिल्कुल स्टार्टअप नाम का शब्द नहीं था। एंटरप्रेन्योरशिप सबसे आखिरी प्राथमिकता थी। सरकार उद्यमियों को प्रेरणा नहीं देती थी। माता पिता, पेरेंट्स, सरकार, हर एक का प्रयास यही होता था, हर व्यक्ति को क्या करें, सरकारी नौकरी के लिए तैयार करें, किसी तरह सरकारी नौकरी मिल जाए बस। और सरकार क्या करती थी, जो लोग व्यापार करते थे उनके ऊपर डंडे चलाती थी, निजी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर लेती थी, नेशनलाइजेशन। 1950 से लेकर के 1980 तक सरकार ने तमाम कंपनियों को, निजी क्षेत्र की कंपनियों को पकड़ पकड़ के गवर्नमेंट कंपनियों में बदल दिया। अगर आपकी कोई बैंक होती उस समय, तो सरकार आपसे वो बैंक छीन लेती और उसको सरकारी बैंक बना देती। यस, ऐसा समय था। आपको पता होगा, जिसे आप इंडियन एयरलाइंस सरकारी कंपनी कहते हैं, पहले वो टाटा ग्रुप की कंपनी थी। सरकार ने अपनी मनमर्जी से चाबुक चलाए, वो टाटा कंपनी सरकार ने जबरदस्ती नेशनलाइज कर दी, सरकारी कंपनी बन गई। और अब सरकार उसको वापस बेचने की तैयारी में लगी है और इस प्रयास में लगी है कि किसी तरह टाटा ग्रुप उसको वापस खरीद ले। जिस ग्रुप से सरकार ने जबरदस्ती छीनी थी, उसी को अब सरकार वापस बेचने की प्लानिंग में लगी। आप शायद ताज्जुब करेंगे कि ये जितनी भी बैंकें हैं, LIC है, जितने भी बड़े बड़े सरकारी उपक्रम हैं, ये सभी पहले निजी क्षेत्र में थे। छीन छीन के सरकार ने, निजी क्षेत्र से छीन करके सरकार ने इनको, इनका अधिग्रहण करके, इनका राष्ट्रीयकरण करके इनको सरकारी कंपनियों में तब्दील कर दिया था। और अब इन सबको बेचने की प्लानिंग में लगी हुई है। ढूंढ रही है कोई कस्टमर मिल जाए, निजी क्षेत्र से कोई एंटरप्रेन्योर मिल जाए जिसको सरकार ये बेच सके वापस। वक्त कैसे बदला, कितना जल्दी बदला, कितनी तेजी से यू टर्न हुआ है, देखिए आप इसको। 1950 से लेकर के 1980 के बीच सरकार
किसी व्यक्ति को निजी क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित ही नहीं करती थी। सरकार की मंशा तो उस वक्त ये थी कि हर काम हम करेंगे, हर काम हम करेंगे। नतीजा ये निकला, सरकार अपना काम छोड़ करके, जरूरी काम छोड़ करके बाकी सब काम करने लग गई। कौन से जरूरी काम? भाई सरकार का सबसे जरूरी काम क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा। वो काम इग्नोर कर दिया गया। फिर सरकार का सबसे जरूरी काम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर। वो सारे काम इग्नोर कर दिए गए। फिर और सरकार की सबसे जरूरी काम क्या है? जो बहुत गरीब लोग हैं, बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी मदद करना, उनको स्वास्थ्य, एजुकेशन, शिक्षा, इसकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक सुविधाएं प्रदान करना, ये सब ताक पर रखना। आज हालत ये है। आज कोविड टाइम में आप लोगों ने देखा हॉस्पिटल्स के क्या हाल है, सरकारी अस्पतालों के क्या हाल है, कितना कमजोर ढांचा है, कितनी कमजोर व्यवस्थाएं हैं। ये सब इसलिए कि हम लोगों ने हेल्थ को, एजुकेशन को प्रायोरिटी ही नहीं दी। हम विकसित देशों से अपनी तुलना करते हैं। अमेरिका की जीडीपी का 16% वो स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। हम कितना करते हैं? देखिए, वो इतना अच्छा अमाउंट खर्च करते हैं, उसका परिणाम भी सामने नजर आता है। हमारे यहाँ एक डॉक्टर को भी उतनी ही तनख्वाह मिलती है जितनी एक सरकारी इंस्पेक्टर को। यस, और वो सरकारी इंस्पेक्टर जिसका एक ही काम है किसी तरह दूसरे लोगों को ब्रेक लगाना। एक डॉक्टर इतनी पढ़ाई करके, इतनी स्किल्स लेकर के लोगों की जीवन रक्षा करने के लिए आगे आता है, और एक सरकारी इंस्पेक्टर है जो सरकारी नीतियों को बिना प्रॉपरली समझे लोगों को परेशान करने का काम कर रहा है। देश में सरकारी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का हाल जानते हैं आप लोग। चलिए, अच्छा आप मुझे बता सकते हैं हमारे देश के अंदर फॉर्मल सेक्टर के अंदर, जो फॉर्मल सेक्टर में क्या क्या आता है? फॉर्मल सेक्टर में आते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। क्या बैंकिंग सेक्टर फॉर्मल सेक्टर का पार्ट है? हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, आप बता सकते हैं बैंकों के अंदर राष्ट्रीयकरण कब कब हुए? यस, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण मतलब समझ गए ना, नेशनलाइजेशन। जब सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की बैंकों को लेकर के उनका अधिग्रहण करके उनको सरकारी, जबरदस्ती सरकारी बैंकों में बदल दिया, उसको क्या बोलते हैं? नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। कब कब हुआ? 2 बार बहुत बड़े स्केल पे हुआ। और उनसे ये जितनी भी बैंकें आप देखते हैं ना, कैनरा बैंक, बड़ौदा बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक, ये सभी पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे, और इनको सबको सरकार ने लेके गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में बदल दिए थे। और अब सरकार इन सबको वापस ऑटोनोमस प्राइवेट बैंक्स बनाना चाहती है, क्योंकि सरकार को एक बात समझ में आ गया कि आज अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूरी तरह से भारत में आ जाती हैं, तो भारतीय बैंकें न तो उनके सामने कम्पिटिटिव है, न उनके बराबर एफिशिएंट है, न उनके जितनी बेहतरीन सेवाएं दे सकती हैं, न उनकी तरह उनका अच्छा स्केल ऑफ ऑपरेशंस हैं। यानी इतने साल हमने जो प्रयोग किए वो सभी प्रयोग बेकार साबित हुए, गलत प्रयोग साबित हुए। आज कोरोना के इस पीरियड में ये देख के बड़ा दुख होता है कि सरकार नित नए प्रयोग कर रही है। प्रयोगों का समय थोड़ा ही है। आप प्रयोग करते हैं, उधर लोगों की जाने जा रही है। आप प्रयोग कर रहे हैं
और इधर क्या हो रहा है, लोगों के रोजगार जा रहे हैं। कहीं सरकार लॉकडाउन लगा रही है, उस लॉकडाउन के कारण वो व्यक्ति जो कल तक अपना छोटा मोटा व्यापार करता था, अब भिखारी बनने को मजबूर हो गया है, क्योंकि अब वो व्यापार नहीं कर सकता। अब वो पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की लाइनों में, कतारों में लगा है, अन्नपूर्णा की दुकानों की लाइनों में लगा है, किसी तरह उसको दाल रोटी मिल जाए। उसकी मेहनत, उसकी परिश्रम करने की इच्छा ही रह गई, क्योंकि आज व्यापार करने पर डंडा पड़ता है, बिजनेस शुरू करने पर, दुकान खोलते ही डंडा खाना पड़ता है। आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि लूणकरणसर जैसे छोटे से गांव के अंदर एक व्यक्ति ने कचौड़ी समोसा बनाने की कोशिश की, पुलिस वाले आ गए, उसे डंडा मारा और उससे 10,000 रुपए की पेनल्टी लगा दी। ये हाल है। लोगों को अपना दुकान खोलने पर डंडे खाने पड़ते हैं। ये कहाँ की नीतियां हैं? ये हमारे देश की नीतियां हैं। आज ऐसी नीतियां क्यों हो गई, ये तो आप बता सकते हैं। मैं तो इतनी बात जानता हूं कि इतने महत्वपूर्ण निर्णय एक्सपर्ट्स को लेने चाहिए, सोच विचार कर लेने चाहिए, उन लोगों को लेने चाहिए जो इन मामलों के जानकार हैं। हम अपने अनुभव लोगों के जीवन के साथ में एक्सपेरिमेंट्स के रूप में नहीं कर सकते। हमें अनुभव लेने का अधिकार है, लेकिन लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने का अधिकार नहीं है। पहले ही 70 सालों में सरकार ने प्रयोग कर करके देश के अंदर 70 सालों में कितनी आर्थिक हालत खराब हुई है, आप सबको पता है। पहले हमने जिन कंपनियों को जबरदस्ती प्राइवेट सेक्टर से छीन करके सरकारी कंपनियां बनाई, आज वे सभी कंपनियां बिकाऊ हैं और उन्हीं लोगों को बेचने की कोशिश की जा रही है जिनसे वो जबरदस्ती छीनी गई थी। ये क्या हुआ, क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हम प्रयोग करते रहे, एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। कोई एक्सपर्ट था ही नहीं। हम बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के, बिना किसी दिशा के, बिना किसी अनुभव के ये काम करते रहे। क्या आप में से कोई बता सकता है हमारे देश की जीडीपी की ग्रोथ क्या है? अखबार तो आप पढ़ते ही हो, टीवी भी देखते ही हो, यही सब चर्चा चलते रहते हैं। आज देश की जीडीपी की ग्रोथ क्या है? आप कहेंगे ग्रोथ क्या सर, अभी तो धड़ाधड़ नीचे जा रही है। पिछले साल जीडीपी धुआंधार लुढ़की है और अभी के हालत से तो इस साल भी यही लगता है कि फिर धड़ाधड़ गुड़केगी नीचे की तरफ। ये जीडीपी क्या होती है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पूरे देश में जो, मान लीजिए एक बार के लिए हम मान लें कि हम लोग, ये हमारा देश है, हम जितने भी लोग अभी यहाँ हैं, मान लीजिए हमारी इस क्लास के अंदर 10 विद्यार्थी हैं, मान लो, और यही हमारा देश है, यही हमारा मुल्क है। हम में से हर व्यक्ति की आय मान लो 100 रुपए, तो कुल आय कितनी हो गई? 100 इंटू 10, 1000। हमारी जीडीपी कितनी हो गई? 1000, राइट? अब मान लीजिए एक व्यक्ति ने, उसके पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए। उसने वो 100 रुपए खर्च कर, 10 लोगों को आपस में ही खर्चा करना। ए ने बी को दिए, ए की आय कितनी हो गई? 0। ए ने बी को दिए, बी की आमदनी कितनी हो गई? 100 रुपए, जो अभी ए से लिए।
अब बी ने वापस सी को दिए, सी की आमदनी कितनी होगी 100 रुपए जो उसने बी से लिए। सी ने फिर डी को दिए, उसकी आमदनी कितनी हो गई, सी की आमदनी 100 रुपए, डी ने वो 100 रुपए मान लीजिए ई को दिए। अब डी की आमदनी कितने हो गई 100 रुपए। अब मैंने आपसे पूछा हमारी जीडीपी में हर व्यक्ति की आमदनी कितनी कितनी हुई। आपने कहा साहब हर एक की आय 100 रुपए हो गई। हर एक की आमदनी 100 रुपए, बिल्कुल। ए ने बी को दिए थे तब ए की आमदनी कितनी हो गई, ए ने बी को दिए तो बी की आमदनी 100 रुपए, बी ने सी को दिए, सी की आमदनी 100 रुपए, सी ने डी को दिए, डी की आमदनी 100 रुपए, डी ने ई को दिए, ई की आमदनी 100 रुपए, ई ने एफ को दिए, एफ की आमदनी 100 रुपए। मान लीजिए एफ ने वापस ए को दिए, ए की आमदनी 100 रुपए। ये 100 रुपए रोटेट होते गए या नहीं गए? तो जीडीपी कितनी हो गई 100 रुपए हर व्यक्ति के, 10 लोग हैं, 10 इंटू 100 यानी जीडीपी में बढ़ोतरी कितनी हुई 1000 रुपए। 1000 रुपए बढ़ोतरी हो गई। अब मान लीजिए यहां ये पहला व्यक्ति 100 रुपए का सामान बहुराष्ट्रीय कंपनी से खरीदता है, भारत के बाहर से खरीदता है। पहला व्यक्ति कहता है मैं तो भारत में कोई सामान लेता ही नहीं, मैं तो जो सामान खरीदता हूँ दुबई के इंटरनेशनल मार्केट से खरीदता हूँ। अब इसने 100 रुपए दुबई के अंदर ही खर्च किए। बी की आमदनी कितनी बढ़ी 0, सी की आमदनी कितनी बढ़ी 0, डी की आमदनी कितनी बढ़ी 0, ई की आमदनी कितनी बढ़ी 0। अब मैंने साल भर बाद आपसे पूछा भाई जीडीपी कितनी बढ़ी, तो आप कहेंगे साहब जीडीपी तो बढ़ी नहीं। अरे क्यों नहीं बढ़ी, 100 रुपए थे ना। 100 रुपए पिछली बार जो 100 रुपए खर्च हुए थे वो आपस में एक दूसरे के में अंदर खर्च हुए, और इस बार वो 100 रुपए सीधे ही भारत से बाहर चले गए। जब भारत से बाहर चले गए तो जीडीपी भारत की कहां से बढ़ेगी? अरे बताओ भाई, जब भारत से बाहर खर्च हो गए तो ये भारत की जीडीपी कहां से बढ़ाएगा? तो आज देश में यही हो रहा है। सरकार रुपए तो बहुत डाल रही है इकोनॉमी में, पर जितने रुपए आते हैं वो सारे बाहर खर्च हो जाते हैं। अभी सरकार मान लो 10 लाख करोड़ भारतीय के अंदर इन्वेस्ट कर देगी, वो सारे रुपए बाहर चले जाएंगे। सरकार के हाथ में क्या है? सरकार के हाथ में है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी से सरकार क्या करती है, रुपए खर्च करती है ताकि इस जीडीपी रोटेशन बढ़े, इकोनॉमी में जीडीपी बढ़े। तो सरकार क्या करेगी? मान लीजिए सरकार ने 8वां पे 6th पे स्केल के बाद 7th पे स्केल लगाया, 7th के बाद 8th पे स्केल लगाया, हर कर्मचारी की तनख्वाह डबल कर दी कि चलो देश के अंदर रुपए जाने चाहिए। अब मान लीजिए राम नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी तनख्वाह पहले थी 10,000 रुपए, अब सरकार ने कहा 1 लाख रुपए महीना ले। अब उसकी तनख्वाह हो गई 1 लाख रुपए, 8वां पे स्केल है, 1 लाख रुपए तनख्वाह आई। अब सरकार बड़ी खुश हुई कि देखो ये इकोनॉमी में रोटेट करेगा पैसा। जैसे मैंने अभी आपके साथ में बातचीत में कहा कि हम लोग 10 लोग हैं, एक व्यक्ति ने खर्च किया, बी को मिला, बी ने खर्च किया, सी को मिला, सी ने खर्च किया, डी को मिला। तो सरकार ने रामलाल को 1 लाख रुपए तनख्वाह दे दी। भले वो काम टके भर का नहीं करता है, भले ही वो कुछ खाली यूनियनबाजी करता है, भले ही वो हड़तालें करता है, भले ही वो मटर गश्ती करता है, भले ही वो दिन भर हाथ में झंडे लिए घूमता है, सरकार हाय हाय, सरकार हाय हाय के नारे लगाता है, लेकिन सरकार कहती है कि भाई देखो इसको रुपए देंगे तो इकोनॉमी में रुपए जाएंगे, रोटेट होगा ना पैसा, तो फायदा तो देश का ही है ना। तो सरकार ने उसको 1 लाख रुपए दी। वो भी तो महारत ही है, वो 1 लाख रुपए देश में थोड़ी खर्च कर रहा है, वो 1 लाख रुपए इस तरह खर्च कर रहा है कि वो सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऊपर उड़ा रहा है। उसने वो 1 लाख रुपए सारे के सारे खर्च किए, XYZ सारे प्रोडक्ट खरीदे विदेशी कंपनियों। अब देश के लोग तो बैठे ताकते रह गए
सरकार कह रही है देखो मैंने तो इतने रुपए खर्च किए हैं इकोनॉमी में। अब रामलाल से पूछा भैया तुम्हें 1 लाख रुपए मिले, तुमने उनका क्या किया? बोला साहब एक विदेशी कार खरीद ली, ये खरीद लिया ईएमआई में, वो खरीद लिया, वो खरीदा, एक फ्रिज खरीद लिया विदेशी कंपनी से, एक ये खरीद लिया विदेशी कंपनी से। तो खाने पीने का कोई सामान खरीदा? हाँ खरीदा। क्या खरीदा? सब चॉकलेट खरीदी। किससे खरीदी? अरे वो विदेशी कंपनी है ना एक, उससे। और जो तुम्हारे पड़ोसी, अरे वो मेरे पड़ोसी, तुमने उनसे कुछ खरीदा? अरे कुछ नहीं साहब, बेकार क्वालिटी है, कोई क्वालिटी है उनकी। हमारे देश के आजादी से पहले हमारे देश के अंदर कुछ लोग थे जो देश को समझते थे, जैसे गांधी जी थे। आपको पता है गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गांधी जी को उनके पॉलिटिकल गुरु ने क्या शिक्षा दी? क्या आपको पता है जब गांधी जी भारत में आए तो उनके राजनीतिक गुरु ने उन्हें सबसे पहली शिक्षा क्या दी? उसकी शिक्षा पे गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी भारत के गांव गांव घूमे, शहर शहर घूमे, आम लोगों के साथ घूमे, ट्रेन की यात्रा की तो भी जनरल डब्बे में बैठ के आम लोगों से बात कर समझ दें, ताकि भारत की स्थिति को समझे। फिर उन्होंने भारत के डेवलपमेंट के लिए ग्राम स्वराज्य का मॉडल दिया। ग्राम स्वराज्य क्या है? ये वर्ड देखिए, ग्राम स्वराज्य क्या है? ये एक मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल था जो गांधी जी ने बनाया। क्या मॉडल था इकोनॉमिक मॉडल ग्राम स्वराज्य का? वो ये कहते कि एक आइडियल गांव कैसा हो। एक आइडियल गांव स्वराज्य की कल्पना पर आधारित। आप उस गांव में रहते हैं, आपको दूध चाहिए, आप उसी गांव में कोई दूध देने वाला है उससे दूध लेंगे। आपको कपड़े खरीदने हैं, उसी गांव में कोई दर्जी है उसके पास जाएंगे, वो आपको कपड़े देगा। वो दर्जी कपड़े भी बुनकर से लेगा, वो बुनकर भी उसी गांव में रहता है। आपको खाने के लिए अनाज चाहिए, आप अपने खेत में उगा रहे हैं, मान लीजिए आपके खेत में अनाज नहीं हुआ तो उसी गांव में कोई दूसरा व्यक्ति है, उससे आप अनाज ले रहे हैं। अब आप देखिए, आपके कारण दूध वाले का घर चल रहा है, आपके कारण दर्जी का घर चल रहा है, आपके कारण उस गांव के अंदर जो चमार रहता है, चमार मतलब लेदर आर्टिस्ट, जो बहुत शानदार चमड़े के जूते बनाता है, उसका घर चल रहा है। आपके कारण सोनार का घर चल रहा है। सोनार मतलब वो व्यक्ति जो बहुत शानदार सोने के गहने बनाता है, आभूषण बनाता है। आपके कारण उसी गांव में रहने वाले अलग अलग व्यक्ति के घर चल रहे हैं, क्योंकि पैसा उसी गांव में रोटेट हो रहा है। पैसे का ये रोटेशन जो है, ये उस गांव को आत्मनिर्भर बना रहा है। आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट। कैसे? इस गांव में जो प्रोडक्ट चाहिए लोगों को, वो सब इसी गांव में बनते हैं। हर व्यक्ति इसी गांव में आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेता है। हर व्यक्ति अपने आप में आत्मनिर्भर है। कभी रेयरली कोई सामान चाहिए होता है तो गांव से बाहर जाते हैं, कोई विशेष सामान चाहिए तो ले लिया, अदरवाइज सेल्फ डिपेंडेंट। मतलब 50-60% सामान गांव के अंदर ही मिल रहा है। रेयरली कोई सामान है जो गांव में उपलब्ध नहीं तो दूसरे गांव में लेते मिल रहा है, या दूसरे शहर से मिल रहा है, और उसके बदले में गांव के प्रोडक्ट कोई दूसरे बाहर चले जाता है। ये ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना थी। हमने क्या किया? हमने इसका उल्टा किया। हमने इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया। कैसे? आज गांधी जी के बताए हुए कंसेप्ट के उल्टे रास्ते पर चल करके हम लोगों ने ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बना दिया कि भारत में किसान खाली हाथ, क्योंकि उसकी फसल कोई खरीद नहीं रहा। चमार खाली हाथ, क्योंकि उसकी बनाए हुए अद्भुत जूते कोई नहीं खरीद रहा। आप तो ब्रांडेड जूते खरीदते हो, आप तो नहीं खरीदते उसके जूते।
आप तो एमएनसी विदेशी कंपनियों के जूते खरीदते हो। हलवाई खाली हाथ क्यों? वो बहुत शानदार मिठाई बनाता है, लेकिन उसकी शानदार बनाई हुई मिठाई कोई नहीं खरीदता। आप तो विदेशी कंपनी की कैडबरी या और किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी की चॉकलेट खरीदते हो, आप उसकी मिठाई थोड़ी खरीदते हो। यानी इस देश के अंदर तो पैसे का रोटेशन खत्म। जिसके पास भी पैसा आता है वो सबसे पहले विदेशी कंपनी का प्रोडक्ट लेके आता है। अब इस देश में तो पैसा रोटेट ही नहीं हो रहा। अब इस देश के इकोनॉमिक सिस्टम का क्या होगा? मैं एक बार विद्यार्थियों से बात कर रहा था, आपके जैसे ही शानदार होनहार विद्यार्थियों से बात कर रहा था। मैंने उनसे पूछ लिया, आपसे भी पूछूंगा कि भाई तुम बाजार में जाते हो, कभी चॉकलेट खरीदते हो? तो बोले हाँ। तो मैंने कहा अगली बार जब तुम चॉकलेट खरीदने जाओ तो मेरा एक अनुरोध ध्यान रखना। तो बोले क्या? तो मैंने कहा तुम अगली बार चॉकलेट की जगह ब्यावर की तिलपापड़ी खरीद लेना या आगरे का पेठा खरीद लेना। बोले क्यों? मैंने बोले हम तो नहीं खरीदेंगे। ऐसा क्यों? मैंने कहा तुमको आधुनिक मॉडर्निटी के इस सिस्टम ने इतनी गलत ट्रेनिंग दी, मिसगाइड किया है, आज तुम्हारी यह हालत हो गई है, तुम अपने ही देश की अद्भुत प्रोडक्ट्स को नहीं पहचानते। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम चॉकलेट नहीं खरीदोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, पूरी दुनिया में अपना माल बेचती है, तुम उसका चॉकलेट नहीं खरीदोगे, उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम ब्यावर की तिलपापड़ी नहीं खरीदोगे तो वो जो तिलपापड़ी बनाता है उसका दुकान बंद हो जाएगा, उसका हुनर खत्म हो जाएगा, वो भिखारी बन जाएगा और तुम्हारी अगली पीढ़ी को वो तिलपापड़ी का स्वाद कभी नहीं मिलेगा। तुम आगरे का पेठा नहीं खरीदोगे, कोई बात नहीं, तुम्हारी अगली पीढ़ी को आगरे का पेठा कभी नसीब नहीं होगा। फिर चौराहे पर खड़े भिखारी से मत पूछना कि तुम पहले क्या करते थे, क्योंकि वो वही व्यक्ति होगा जो पहले आगरे का पेठा बनाता था, अब वो भिखारी बन चुका होगा। हमारे देश की आज की हालत हम लोगों ने बिगाड़ी है। हमसे पहले वाले लोग तो बहुत पढ़े लिखे और समझदार थे, उनके पास डिग्रियां नहीं थी पर उनके पास ज्ञान था। आज से 100 साल पहले की बात करता हूं, 1905 की बात करता हूं। 1905 में आज तो भारत में दुनिया भर के पीएचडी होल्डर हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा पीएचडी होल्डर भारत में, कितने ज्ञानी लोग उस वक्त तो थे ही नहीं। 1905 में डिग्री होल्डर लोग नहीं थे, लेकिन उस वक्त वो कोई भी विदेशी कंपनी का सामान नहीं खरीदते थे। स्वदेशी आंदोलन था। अगर कहीं विदेशी सामान मिल जाता तो उसको पूरे बाजार में सबके सामने माचिस की तीली लगा देते। वो कहते थे कि इससे हमारे देश का पैसा विदेश चला जाएगा, हम जो सामान लेंगे इस देश में बना हुआ लेंगे, वो चाहे भारत में कहीं भी बना हो, चाहे राजस्थान में बना हो, चाहे गुजरात में बना हो, चाहे महाराष्ट्र में बना हो, कोई बात नहीं, पर लेंगे इसी देश में बना हुआ। विदेश में बना हुआ कोई सामान नहीं खरीदेंगे। ये मैं आपको बात की कब की बता रहा हूं, 1905 की। तब भारत के लोगों में इतनी ज्यादा समझ थी। आज हर व्यक्ति ग्रेजुएट है भारत में। दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टरेट यहाँ पे हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट्स यहाँ पर हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स भारत में हैं,
दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स यहाँ पर हैं। तो क्या उनकी ये बात समझ में आ रहा है कि भारत की 80% लोग बेरोजगार हो जाएंगे अगर वो इसी तरह सिर्फ विदेशी कंपनियों का सामान खरीदते रहे? तो क्या भारत में बना हुआ सामान खराब है? बिल्कुल नहीं, अद्भुत है। हकीकत यही है। आप एक विदेशी कंपनी की चॉकलेट की तुलना ब्यावर की तिलपापड़ी से करेंगे तो आप पाएंगे ब्यावर की तिलपापड़ी अद्भुत है, स्वाद भी अद्भुत, क्वालिटी अद्भुत, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत शानदार। ये गुड़ में बनी हुई तिलपापड़ी है, अद्भुत टेस्ट होता है, हेल्थ के लिए बहुत अद्भुत है, आपके स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। चॉकलेट के मुकाबले लाख गुना बेहतर है। लेकिन मैं क्या बताऊं, यही बातें हम लोगों को समझने और समझाने की जरूरत है। आज मार्केटिंग का जमाना आ गया है। स्कूल से ही मार्केटिंग अपना काम शुरू कर देती है। बड़ी बड़ी कंपनियां स्कूल से ही मार्केटिंग की प्लानिंग शुरू कर देती है। स्कूल से ही रटा दिया जाता है, टूथपेस्ट कौन सा काम में लेना, फला कंपनी का काम में लेना, जूते कौन से काम में लेने, फला कंपनी के काम में लेने, शर्ट कौन सी काम में लेनी, फला ब्रांडेड कंपनी की शर्ट काम में लेनी। हर चीज विदेशी कंपनी। मेरे देश के अंदर 135 करोड़ लोग हैं। उन 135 करोड़ में से सरकार मैक्सिमम 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकती है। निजी क्षेत्र 1-2 करोड़ लोगों को और नौकरी दे सकता है। मेरे देश के 80-90% लोग अपने हाथ के हुनर के सहारे अपना पेट पालते हैं और ये हुनर अद्भुत है, हजारों वर्षों की विरासत है। इसको इनफॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं। अफसोस ये है कि ये इनफॉर्मल इकोनॉमी न सरकार को सुहाती है, न आप लोगों को सुहाती है, न अर्थशास्त्रियों को सुहाती है, किसी को नहीं सुहाती। और ये इनफॉर्मल इकोनॉमी जिसमें भारत के 80% लोग हैं, उसको खत्म करने के लिए सब लोग एकजुट हैं। सब लोगों से मतलब पढ़े लिखे लोगों से, आप जैसे लोगों से। आप सब लोग एक मामले में यूनाइटेड, वो आप सब लोग भारत की इनफॉर्मल इकोनॉमी को खत्म करना चाहते हैं। इस मामले में पूरी जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी प्लानर्स हैं, जितने भी आईएएस अधिकारी हैं, या जितने भी भारत के योजना बनाने वाले लोग हैं, वो सब एक मत हैं। मैं पूछता हूं, ये इनफॉर्मल इकोनॉमी खत्म हो जाएगी तो करोड़ों लोग भिखारी बन जाएंगे। आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी भारत में है। आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में है। ये गरीब पैदा किसने किए? पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें 35 करोड़ लोग गरीब रहते हैं। वो गरीब जो सुबह भोजन कर लेंगे, शाम को भोजन मिल पाए, आज भोजन मिल गया कल भोजन मिलेगा जरूरी नहीं है। आज भोजन मिल गया 4 दिन तक भोजन मिलेगा जरूरी नहीं। ये 35 करोड़ लोग अद्भुत हुनर वाले लोग हैं। इनमें से कोई व्यक्ति ऐसे नहीं है जिनको कुछ नहीं आता, सबके पास हाईली स्किल्ड है। अगर आज आप किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करोगे तो वो बोलेगा, इफ यू हैव स्किल्स यू हैव जॉब्स। आपके पास स्किल्स हैं, हुनर है, तो आपके पास में जॉब्स ही जॉब्स है। पढ़े लिखे हुनर वाले व्यक्ति के पास नौकरी की कोई कमी नहीं, ऐसा वो कहेगा। ये भारत के करोड़ों लोग
अद्भुत हुनर वाले लोग हैं, लेकिन ये सभी बेरोजगार हैं और भयंकर गरीबी में जी रहे हैं। अभी अगर 35 करोड़ लोग बहुत ज्यादा गरीबी में जी रहे हैं, तो अगले 10 साल बाद ये 35 के 70 करोड़ हो जाएंगे, कम नहीं हो रहे, क्योंकि हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिनसे इनकी मदद हो सके। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन लोगों को नौकरी नहीं देगी, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां तो फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट लगाएगी। एक बटन दबाओ, प्रोडक्ट रेडी होगा, पैक्ड होगा और ऑटोमेटेड मूवमेंट से सीधा कस्टमर तक पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से लेकर के कस्टमर की डिलीवरी तक हार्डली 10-15 लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। सब काम ऑटोमेटेड होगा भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने चरम पर पहुंच जाएगी। फैक्ट्रियों में तो रोबोट्स काम करेंगे। मैं ये पूछता हूं, ये जो 70 करोड़ 30 करोड़ अभी और भविष्य में जो 70 करोड़ बेरोजगार होंगे, जो भिखारी बन चुके होंगे, उनके लिए कोई सोचने को तैयार है क्या? क्या उनके लिए कोई सोच रहा है? भाई इंटेलेक्चुअल किसे कहते हैं? आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हो? इंटेलेक्चुअल व्यक्ति वो होता है जो अपने लिए भी सोचता है तो दूसरों के लिए भी सोचता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, वो दूसरों के हित की बात भी तो सोचता है। वो जब भी निर्णय लेता है तो अपने देश और अपने समाज के जो सबसे गरीब, सबसे पिछड़े लोग होते हैं, उनको भी अपने निर्णय लेते समय ध्यान में रखता है। गांधी जी से एक बार किसी ने पूछा कि एक व्यक्ति को कैसे निर्णय लेने चाहिए, एक राष्ट्राध्यक्ष को कैसे निर्णय लेने चाहिए। उन्होंने कहा जो सबसे गरीब हो उसको अपनी नजर में रखना चाहिए। तो क्या हमारे देश के प्लानर्स ऐसा करते हैं? अभी आपके सामने है, पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया, देश के अंदर करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके रोजगार खत्म हो गए। वो बिहार से आए हुए वर्कर बंबई के अंदर रोज कोई पानी पूरी बनाता था, कोई अपना गाड़ा चलाता था, कोई सब्जी बेचता था, कोई छोटा मोटा काम करता था, कोई मिस्त्री था। लॉकडाउन होते ही उनकी रोजी रोटी खत्म, उनके पास कोई उपाय नहीं, अपने घर वापस जाने का भी कोई उपाय नहीं, ट्रेनें सारी बंद। तो जिस व्यक्ति ने लॉकडाउन लगाने के निर्णय किए, क्या उसने एक बार सोचा कि मेरे देश के इन गरीब लोगों के ऊपर क्या बीतेगी, इन लोगों के ऊपर क्या बीतेगी? जब आप देश के बारे में निर्णय लेते हैं, इतने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, तो निर्णय के केंद्र में किसको रखना चाहिए? सबसे गरीब आदमी, उसके ऊपर क्या बीतेगी, उसके क्या हाल होंगे? जब हम नोटबंदी जैसे निर्णय लेते हैं, अमीर व्यक्तियों को कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो एकदम गरीब लोग हैं, बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर क्या बीतने वाला, वो अपना गुजारा कैसे करेंगे? हमारे देश के अंदर हमेशा निर्णय लेते समय निर्णय कौन लेते हैं? निर्णय लेते हैं देश के बड़े बड़े नेता। किसकी सलाह पर? आईएएस अधिकारियों की, अलग अलग एक्सपर्ट्स की। वो लोग जो ग्रास रूट से जुड़े हुए ही नहीं, वो बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं है ग्रास रूट से। वो निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने से पहले एक बार डिस्कशन के लिए वो वेबसाइट्स वगैरह पे डाल देते हैं कि हम इसके ऊपर आपकी राय मांगते हैं। अब आप सोचिए, भारत का आम व्यक्ति तो अंग्रेजी समझता नहीं, अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है वेबसाइट पे, तो वो उसके ऊपर अपनी राय क्या देगा, कैसे देगा? भारत के वित्त मंत्री अपना कोई डिसीजन लेंगे, नया बजट बनाएंगे, बजट में कोई घोषणा देंगे, किस भाषा में होगी वो घोषणा? अंग्रेजी में। कितने लोगों को समझ में आएगी? कितने लोग उस पर अपनी राय दे पाएंगे?
कैसे कोई व्यक्ति उसको आगे इंप्लीमेंट कर पाएगा? समझ में ही नहीं आएगा। और ये कानून, ये व्यवस्थाएं, ये बनाने वाले लोग वो हैं जो सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं। और किसके लिए कानून बनाया गया है? उनके लिए जिनको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती, जो अंग्रेजी समझते ही नहीं। जीएसटी लागू किया गया। ये जीएसटी भारत की इनफॉर्मल इकोनॉमी को बिल्कुल खत्म कर देगा। इनफॉर्मल इकोनॉमी, छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे उद्यमी, वो बेचारे दिन के 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए कमाते हैं। अब वो 2000 रुपए कमाते हैं, अब आपके जीएसटी का हिसाब रखने के लिए उनको एक अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। उसका ऑनलाइन सिस्टम समझने के लिए उनके समझ में भी नहीं आएगा। आपने तो सारा सिस्टम अंग्रेजी में बनाया है, उनके कहाँ से समझ में आएगा? जीएसटी लागू करने वाले, इंप्लीमेंट करने वाले अधिकारी अंग्रेजी में बात करेंगे, वेबसाइट्स, ईमेल से बात करेंगे, ईमेल पे इंटरेक्ट करेंगे। किस व्यक्ति से? उस व्यक्ति से जिसको अंग्रेजी की एक लाइन नहीं आती। ये हमारे देश का हाल है। हमारे देश के योजना निर्माता कौन है? कोई हार्वर्ड से, कोई ऑक्सफोर्ड से, कोई पेंसिल्वेनिया से पीएचडी कर चुका है, वहीं के सिस्टम्स के ख्वाब देखता है, उन्हीं के बनाए हुए सिस्टम्स को भारत में लागू करना चाहता है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो गांधी की तरह गांव-गांव पैदल चला? कोई ऐसा व्यक्ति है जो गांधी जी की तरह शहर शहर पैदल घूमा हो, आम लोगों के साथ में बात की हो, जिसने रेल के जनरल डब्बे में बैठ कर के लोगों से बात की हो, उनके दुख दर्द को समझता हो? ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है। तो फिर ये योजनाएं उन्हीं लोगों के लिए बनती है। किनके लिए? उन्हीं के लिए। अरे उन्हीं के लिए, समझ जाओ। कौन? किनके लिए? वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के। वो कंपनियां जो ऑक्सफोर्ड से निकले हुए लोग चला रहे हैं, जो हार्वर्ड से निकले हुए लोग चला रहे हैं। आप सोचिए तो सही, एक बात सोचिए। आपके घर में मुखिया कौन है? मान लीजिए आपके दादाजी या पिताजी। आपके घर के मुखिया जब घर के लिए योजना बनाते हैं, घर के लिए पूरी प्लानिंग करते हैं, घर के लिए पूरा एक बजट वगैरह बनाते हैं, आपको कुछ पढ़ाई के लिए रुपए देते हैं, पॉकेट मनी के लिए रुपए देते हैं। जब ये इतने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं और इनके निर्णय के ऊपर ही आगे का सारा काम होता है। ये जिस प्रकार से निर्णय लेंगे, उसी से आपके घर की तरक्की या आपके घर की बर्बादी तय होगी। आप देखते हैं, मान लीजिए आपके घर के मुखिया आपके घर की योजना बना रहे हैं। आप आगे पढ़ना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं, पढ़ाई हमारी लास्ट प्रायोरिटी है। वो कहते हैं हमारे लिए पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास में एंटरटेनमेंट के लिए पैसा है। क्या नतीजा निकलेगा? क्या आपके घर में तरक्की हो पाएगी? ये आपका घर ही है, देश भी हमारा आपका घर ही है, बड़ा घर है। अब इस देश के अंदर हमारे देश के योजना निर्माताओं के पास में आप देखिए, एजुकेशन के लिए कितना % बजट है, हेल्थ केयर के लिए कितना % बजट है, देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना बजट है, देश की रिसोर्सेस के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कितना बजट, और बजट कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, किस रूप में जा रहा है। आप अभी देखेंगे
पिछले 3 दशकों के अंदर, 4 दशकों के अंदर जितना ज्यादा बजट सरकारों ने खर्च किया है, उसका अब तो ट्रांसपेरेंसी का जमाना है। आप सरकारों से पूछ सकते हैं, भाई आप बताएं आपने कितना बजट खर्च किया है एयर कंडीशन कारों को खरीदने के अंदर, नई नई कारें खरीदने में। पुरानी कारें पड़ी हैं लेकिन नई नई कारें खरीदने में। आपने कितना बजट एलोकेट किया है नए नए ऑफिस बनाने में। पहले का ऑफिस पड़ा है लेकिन आपने कहा नहीं, ये ऑफिस बढ़िया नहीं है, अब नया ऑफिस बनाएंगे, पूरा का पूरा नया ऑफिस। आपने कितना पैसा खर्च किया है पुराना ऑफिस होते हुए भी नया ऑफिस बनाने में। आपके पास इन सब के लिए साधन है, लेकिन गांव की स्कूलों के लिए पैसा नहीं है। उस स्कूल के लिए जहां पर अभी तक लड़कियों के लिए टॉयलेट भी नहीं है, क्लासरूम में खिड़कियां नहीं है, बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है, मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। टीचर हैं, मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाने वाले नहीं, क्योंकि ये टीचर्स गांव में जाना नहीं चाहते, गांव में ट्यूशन ज़्यादा नहीं मिलते। इसलिए मैथमेटिक्स और साइंस के टीचर अपना डेपुटेशन करा के शहर में पोस्टिंग ले लेते हैं। कैसे लेते हैं वो तो आप समझते हैं। अपने डेपुटेशन के कारण वो सुबह शाम गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर बन जाते हैं और सुबह शाम अपना ट्यूशन चलाते हैं। बाकी विषय के टीचर्स बेचारे मजबूरी में, चूंकि उनका ट्यूशन का इतना लालच नहीं होता, वो गांव में जाते हैं। लेकिन आप गांव में जाएंगे, पाएंगे ज्यादातर सरकारी स्कूलों के अंदर गणित और विज्ञान के टीचर नहीं मिलेंगे। विज्ञान, खासतौर पर फिजिक्स के टीचर्स की तो भयंकर शॉर्टेज है। किसी स्कूल में, सरकारी स्कूल में आपको नहीं मिलेंगे गांव के अंदर। शहरों में मिल जाएंगे, गांव में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? जैसे ही आप जाएंगे आप पाएंगे फिजिक्स के टीचर नहीं है। क्यों? फिजिक्स के टीचर ने डेपुटेशन ले लिया, वो शहर में चले गए हैं, वो अब डेपुटेशन पे अधिकारी बन गए। डेपुटेशन पे अधिकारी बनने के मतलब अपना ज्यादातर समय ट्यूशंस में लगा रहे हैं। ये हमारे देश की कड़वाहट है। आप में यानी भारतीय लोगों में और भूटान में क्या फर्क है? हम लोग जीडीपी की बात करते रहे। भूटान सरकार ने साफ कहा हम जीडीपी की बात नहीं करते, हमारे लिए जीडीपी मायना नहीं रखता। तो क्या मायना रखता है? उन्होंने कहा हमारे लिए हैप्पीनेस मायना रखता है। हमारे लिए हैप्पीनेस होता है, वो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करने लगे। आप देख करके खुश होंगे कि पूरी दुनिया में भूटान एकमात्र ऐसा देश जिसने हैप्पीनेस इंडेक्स को सबसे पहले लागू किया और पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया ये देखने के लिए, सोचने के लिए कि दिमाग लगाओ, जीडीपी क्यों, हैप्पीनेस की बात करें ना। अब पूरी दुनिया हैप्पीनेस की तरफ बात कर रही है, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रही है। भूटान ने इसकी शुरुआत की। उनकी सरकार की नीतियां देखिए, हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, खुशहाली कैसे बढ़ेगी, वो इसके ऊपर सोचते हैं। हमारे देश में योजना बनाने वाले लोगों की कमी नहीं थी, लेकिन योजना बनाई किसने? जो लोग गांवों से जुड़े हुए थे, जो लोग देश को समझते थे, जो देश की मिट्टी को समझते थे, जिसने देश में गांव गांव को नापा हुआ था, जिन लोगों ने देश के अंदर आम लोगों से बातचीत की हुई थी, जो लोग आम लोगों की दर्द को समझते थे, वो देश की योजना कभी नहीं बना पाए। जैसे गांधी जी, क्या किसी ने उनकी बात मानी? नहीं मानी। जैसे लोहिया जी, क्या किसी ने उनकी बात मानी? नहीं मानी। जैसे विनोबा भावे, क्या किसी ने उनको योजना बनाने का मौका दिया? नहीं दिया। तो योजना कौन बनाता था? यहाँ पर योजना आयोग और इस प्रकार की अनेक संस्थाएं थी, जिसमें हमेशा वो लोग आए जिसने विदेशों में पढ़ाई की, विदेशों में ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल की। अब आप सोचिए, अगर आपने अपनी सारी ऊंची पढ़ाई विदेशों में रह के की, आप भारत के लोगों की समस्याएं कैसे समझेंगे? आप भारत के गांवों की समस्याओं को कैसे समझेंगे? आप खुद सोचिए, कैसे समझेंगे ये समस्या?
मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, जो बात मैंने आपसे कही कि मैंने कहा मान लीजिए आप लोग 10 लोग हैं, आपकी 10 लोगों का एक देश है, आपकी हर एक की व्यक्ति की आय हो गई 100 रुपए और मान लीजिए पूरे देश की आय हो गई 1000 रुपए। ये आपके देश की जीडीपी है। हम जीडीपी की बात कर रहे थे। अब जीडीपी में मान लीजिए मैंने कहा आप में से एक व्यक्ति विदेशी प्रोडक्ट खरीदने लग गया। अब आपका आपस में रोटेशन खत्म, पैसे का रोटेशन खत्म, आपकी जीडीपी बैठ जाएगी। ये बात आपके समझ में आ गई? ये बात आपके समझ में आ गई, लेकिन ये बात भारत के नीति निर्माताओं के समझ में नहीं आती। इसका क्या नतीजा? इसका नतीजा ये कि आज भारत में छोटे से छोटे बच्चे स्कूल से लेकर के कॉलेज तक और छोटे से छोटे बच्चों से लेकर के बड़े से बड़े लोगों तक हर व्यक्ति को हम विदेशी उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, सोशल प्रेशर बना रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। कहीं पे सरकार भी इन्वॉल्व हो जाती है, वो भी एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने लग जाती है। अभी भारत के अंदर करीब 25,000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को सरकार ने, यूजीसी ने कहा कि फला सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। वो सॉफ्टवेयर होने का मतलब एक एक कॉलेज को दुनिया भर का पेमेंट एक पर्टिकुलर विदेशी कंपनी को करना पड़ेगा, जबकि वैसे ही फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल थे। सरकार को विदेशी कंपनियों की इस तरह मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन कर रही है। सरकार चाहती तो कह देती आप ये फ्री सॉफ्टवेयर ले लीजिए, फ्री सॉफ्टवेयर के तो कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं कहा। आज भारत में हर सरकारी प्रोफेसर, हर सरकारी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को यूजीसी की तरफ से एक गाइडलाइन आती है, यूजीसी यानी सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन आती है कि आपका अंग्रेजी भाषा में फला इंडेक्स में लिस्टेड आपका पेपर पब्लिश होना चाहिए। वो चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि आप भारत की भाषाओं में भी अपना पेपर लिखिए, भारत की भाषाओं को समृद्ध करिए, भारत की भाषाओं में अपना लेख लिखिए, पर वो ऐसा नहीं कहते। आज हिंदी की जो दुर्दशा हुई है, आजादी के बाद में हिंदी की हमने जो दुर्दशा की है, वो सोचनीय हो गई। आज भारत का कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रोफेसर, कोई भी लेखक हिंदी में नहीं लिखता। हिंदी में शब्दावली का सृजन खत्म हो गया है, नए शब्दों का सृजन खत्म हो गया है। हिंदी में सारे नए शब्दों का सृजन अंग्रेजी में हो रहा है। जैसे कि सर, जैसे बेटा अभी आप मार्केट में जाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर आप किताब लेने जाएंगे, अंग्रेजी शब्द में ही आपको किताब मिलेगी। आप नया आर्टिकल कोई पढ़ेंगे, सारे अंग्रेजी शब्द में ही लिखे जाते हैं। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, हम लोग जब लेख लिखते हैं ना, तो हम लोगों को अंग्रेजी भाषा में ही अपना लेख लिखना पड़ता है, अंग्रेजी भाषा में ही हम लोग अपने लेख लिखते हैं। अब इससे क्या होगा? अंग्रेजी भाषा समृद्ध होती जाएगी, हिंदी भाषा कमजोर होती जाएगी। आज हम हिंदी में बात कर पा रहे हैं, आज से 10 साल बाद हिंदी में बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शब्द ही नहीं बचेंगे। हमें जब भी शब्द ढूंढने पड़ेंगे, हिंदी में शब्द मिलेंगे नहीं, पर्यायवाची शब्द भी नहीं मिलेंगे, और हमारे पास एक ही विकल्प होगा, अंग्रेजी में बात करना। इसका नुकसान ये होगा कि जो हमारी समृद्ध है परंपराएं हैं, हमारी समृद्ध संस्कृति है, हमारी धरोहर है, वो पूरी की पूरी